स्पेशली आपको तो बहुत जरूरत है आप लोगों को। सेल्फ डिसिप्लिन इज अ की इंग्रेडिएंट टू सक्सेस। मुझे ऐसा कोई रिकॉर्ड बता दो जिसने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया हो अपने फील्ड के लिए और वो सक्सेसफुल हो गया हो। है कोई ऐसा? एक एग्जांपल प्लीज मुझे दो ना, कोई भी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहना, है ना। किसी को डांस करना है, डांस सीखना, मास्टर डांस करना है, तो हर तरीके से हमेशा क्या रहेगा, डांस के मूवमेंट, डांस का मूव्स होने से प्रैक्टिस करता रहता है। कोई सिंगर बनना तो रियाज करता रहेगा, राइट। किसी को साइंटिस्ट के खोज पे पहुंचना तो हमेशा किसी न किसी चीज़ के ऊपर हमेशा रिसर्च के ऊपर हमेशा ढूंढता रहेगा। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब फोकस्ड। कोई एग्जाम्पल नहीं दिया आपने अब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा महान व्यक्ति जो सक्सेसफुल तो है लेकिन उसने कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। इज देयर एनीवन? सो आप सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते? आप समझ लो मेरा इशारा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन है ना। 10th पास होते जैसे आप 10th स्कूल में सब डिसिप्लिन करते हो, जैसे 10th में पास हो यहाँ कॉलेज आ जाते हो तो आपको लगता है कॉलेज में है। आपकी जानकारी बता दो, अकॉर्डिंग टू द NCERT एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपका 12th स्टैंडर्ड भी स्कूल में ही आता है ना। आप खाली महाराष्ट्र के बाहर जाके बोलो हम बाहर जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम्हारे मुँह पर ठूक के भाग जाएंगे। जूनियर कॉलेज क्या होता है? वो स्कूल है। क्या है वो? स्कूल। हमारे जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, वहाँ ये तमाम स्कूल होता है। वो बाकी प्रॉपर यूनिफॉर्म पे जाते हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे 10वीं के बाद ही क्या करेंगे, फैशन मॉडलिंग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बेड़ा कर घर करने के लिए कुछ काम नहीं है, इसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा लोगों का। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये पता है आपको क्या दिख रहा है? ये एक फॉसिल है। क्या ये? फॉसिल। ठीक है, आपने शायद एक वर्ड का नाम सुना होगा, आर्कियोप्टेरिक्स। मैंने आपको शायद ये सिखाया है, आपको मैंने बिल्कुल शायद नहीं 100% सिखाया कि एप्स यानी बर्ड्स एंड मैमल्स ये दोनों कहाँ से आते हैं? रेप्टाइल्स से आते हैं। कहाँ से आते हैं? रेप्टाइल्स, है ना। रेप्टाइल्स के दांत होते हैं। तो जब रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन किसमें हो रहा था? एप्स में। तो उस समय पक्षियों के पास भी क्या होते थे? दांत होते थे। पहले के जो एप्स थे बेटा उड़ नहीं पाते थे, फिर धीरे धीरे कुछ एप्स के पास विंग्स जैसे स्ट्रक्चर है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे, वो ग्लाइड कर पाते थे। फिर और इवोल्यूशन हुआ तो आपने सुना होगा कुछ डायनासोर्स उड़ पाते थे। तो डायनासोर्स क्या थे? वो रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स पहले उड़ नहीं पाते थे, फिर उड़ते फिर उनके पास ग्लाइड करने की एबिलिटी आई, फिर उनके पास उड़ने की एबिलिटी आई। धीरे धीरे वो ही कन्वर्ट या मॉडिफाई किसमें हो गए? बर्ड्स मॉडिफाई हो गए। उनके पास बीक के अंदर क्या हुआ करते थे? दांत हुआ करते थे। आज हमारे पास ऐसे बर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, लेकिन उनके मिले हुए फॉसिल से बताते हैं कि उनके बीक के अंदर क्या होते थे? शार्प दांत होते थे। और ये जो फॉसिल आप देख पा रहे हो, ये फॉसिल किसका है? एक बर्ड जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है ये? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आप यहाँ पे उसके बर्ड्स के या बीक के स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। कुछ पढ़ा हुआ एविडेंस आपको लग रहा है यहाँ पर? कुछ पढ़ा हुआ। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। हम हर ये तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम सब के एंसेस्टर्स क्या थे? कॉमन थे। या बहुत सारे जो एनिमल जो आपको अलग अलग दिखते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज है। अगर वो अलग अलग है और उनके अंदर इतनी सिमिलरिटी है तो सिमिलरिटी के पीछे का सोर्स क्या है? कि उनके एंसेस्टर्स क्या रहे होंगे? कॉमन रहे होंगे, राइट। आज मार्केट में दुनिया भर की गाड़ियाँ अवेलेबल है, दुनिया भर की कार्स अवेलेबल है, लेकिन सभी कार्स में कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? सभी कार में 4 टायर्स होते हैं, स्टीयरिंग होती है और उसके अंदर प्रॉपर एक इंजन होता है, करेक्ट। अगर आज से आप दुनिया की पहली कार भी उठा के देखेंगे तो उसके पास सेम वही चीज़ थी। तो आप बोल सकते हो वो जो कार पहली कार थी
वो इस सारी कारों क्या है, एंसेस्टर्स हैं। एवोल्यूशन बहुत कुछ हुआ, चेंज बहुत कुछ हुए, लेकिन एक जो आउटलाइन होता है, बेसिक आउटलाइन में कभी चेंज नहीं होता। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अलग अलग एविडेंसेस को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये सब भी आपने पढ़ा ही होगा, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कैरेक्टरिस्टिक, एटाविज्म, सब पढ़ेंगे। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है एंड एनालॉगस ऑर्गन। सबसे पहले शुरू करेंगे होमो एनालॉगस ऑर्गन से शुरू करते हैं। डायग्राम से शुरू करेंगे यहाँ पर एग्जांपल ये देखिए। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, जिनके फंक्शंस क्या होंगे सेम, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे डिफरेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज होमोलॉगस। जैसे कॉकरोच की आंखें, ह्यूमन की आंखें, दोनों का फंक्शन क्या है सेम, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग। यहाँ देखिए, यहाँ बर्ड्स का विंग है, यहाँ पर ये हनी बी का विंग है ना। दोनों के फंक्शन क्या है सेम, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है अलग। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो नहीं, जैसे कि हमारे कनाइन और जो आपकी कार्निवोर्स होते हैं उनकी कनाइन देखो, तो हमारे कनाइन ऑब्वियसली फाड़ने के लिए नहीं होते, हम उस कच्चे मीट को, उस रॉ मीट को फाड़ नहीं सकते है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास बजट है कनाइन्स, ठीक है। लेकिन जब भी कुछ चीज़ फाड़नी, जैसे आपको कुछ पैकेट और फाड़ना था, आप ऐसे नहीं फाड़ते, आप यहाँ से फाड़ते हो शार्प कनाइन, तो काम दोनों क्या कर रहा है सेम, टीयरिंग, वेयरिंग एंड टेयरिंग, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है अलग, उनके एकदम शार्प होते हैं, हमारे शार्पनेस से काफ़ी कम है, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या देखते हो, जैसे हमारे पास हेयर्स होते हैं तो उनके पास क्या होते हैं फर होते हैं, क्या होते हैं फर। दोनों का फंक्शन क्या है सेम, प्रोटेक्शन, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको डिफरेंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे डिफरेंस। तो स्ट्रक्चरली वो अलग है लेकिन फंक्शनली सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है एक मैमल है, और ये क्या है फिश। दोनों के डोर्सल फिन्स किसमें काम में आते हैं, स्विमिंग में क्या करते हैं हेल्प करते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है। ये जो होता है कार्टिलेजियस होता है, वो कैसा होता है बोनी होता है। एनी डाउट? ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन, ये देखिए एनालॉगस ऑर्गन, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी क्या है दंड मारने के लिए, स्टिंग के लिए, ये भी क्या है स्टिंग के लिए। दोनों का इम्पैक्ट लगभग फंक्शन दोनों सेम ही है, अपने प्रोडक्शन करना, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है। तो ये भी किसमें आएगा एनालॉगस ऑर्गन में आता है। एनी डाउट? ठीक है। और एग्जांपल देखिए जो मैंने आंखों की बात दी थी, चाहे आंखें किसकी भी हो, ऑक्टोपस की हो, हमारी हो, कैट की हो, किसी आंखों का काम क्या होता है विजन, फंक्शन से मिलेगा, हर आंखों का स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, ऐसा इसमें कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखने को तो नहीं मिलता। ऐसे आगे आप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है हमने और दूसरे एनिमल्स में। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमी, ये आपका जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मानते, क्योंकि ये तो कहीं भी कॉमनली मिल जाएगा। एविडेंस ऐसे होने चाहिए कि प्रूव हो पाए कि हाँ भाई हमारे एंसेस्टर्स या इनके एंसेस्टर या हमारा जो ओरिजिन है, हम सबका ओरिजिन क्या है सेम। अंडरस्टूड? ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो किसी एनिमल में काम का है, फंक्शनल है, लेकिन वही ऑर्गन किसी दूसरे एनिमल में नॉन फंक्शनल है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर वो नॉन फंक्शनल है तो इसके अंदर क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल घर में कोई राइफल रखी है बड़ी सी, आज वो राइफल काम नहीं करती है, मेरे घर में बंदूक रखी है वो काम करती है, राइट। तो वो काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो बंदूक का कोई चलाता नहीं है, उस पर रस नहीं है, काम का नहीं है। वैसे ही हमारे पास कुछ ऑर्गन है जो प्रेजेंट तो हैं लेकिन आज वो फंक्शनल नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो फंक्शनल रहे होंगे,
तो इनका जो ऑर्गन आज फंक्शनल है, पास्ट में जब हम इस स्टेज में नहीं थे, जब किसी दूसरे स्टेज में थे, तब वो हमारे अंदर क्या था, फंक्शनल था। इसका मतलब हमारे और उस एनिमल के बीच में कुछ ना कुछ तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन है, अदरवाइज ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग मी? श्योर? Organs which are present in the reduced form and do not perform any function in the body but correspond to fully developed function organ of the related animals are called as vestigial organ। जैसे हमारे में और एप्स में सिमिलरिटी है, हम मानते हैं भाई एप्स के जो एंसेस्टर थे और ह्यूमन के जो एंसेस्टर थे वो सेम थे। मैंने शायद आपको एक बात बताई है कि हम मंकीज में से नहीं आए। लोग बोलते हैं ना ह्यूमन जो है बंदरों से आया है, बिल्कुल गलत बात है। हम बंदरों से कभी नहीं आए, हम ना हम मंकीज में से आए, ना एप्स में से आए, ना चिंपैंजी, ना गोरिल्ला, ना ओरंगुटन, हम कहीं यहाँ से नहीं आए। ये बोल सकते हो कि इनके जो एंसेस्टर थे, हमारे जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, सेम। बाद में इवोल्यूशन हुआ तो कोई मंकी बना, कोई चिंपैंजी बना, कोई गोरिल्ला बना, कोई एप बना, कोई ओरंगुटन बना, तो कोई ह्यूमन बना। अंडरस्टूड? समझा आपको? तो इसका मतलब हम मंकीज, ओरंगुटन, चिंपैंजी, गोरिल्ला से तो बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हुए हैं। कोई डाउट? श्योर? दे आर बिलीव टू बी रेमिनेंट ऑफ द ऑर्गन, यानी ये बचा हुआ पार्ट है, नॉन फंक्शनल हो गया है, विच वर कंप्लीट एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर। यानी जैसे कि मेरे अंदर कुछ ऑर्गन जो फंक्शनल आज नहीं है, आज से करोड़ों साल पहले मेरे जो एंसेस्टर थे उनके अंदर क्या था, वो फंक्शनल था। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमारा हैबिटेट चेंज हुआ, हमारा हैबिट चेंज हुआ, हमारा डाइजेशन चेंज हुआ, हमारा सब कुछ चेंज हुआ, ये ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए। ठीक है? आपको याद होगा एक टाइम पर पेजर आता था, पेजर, मोबाइल था ही नहीं, मेरे पापा बताते हैं पेजर, इतना बड़ा पेजर था। कोई भी अगर आपको मैसेज करता था ना तो पेजर पे मैसेज आता था, उसको आने का 5 रुपये लगता था आने का उस टाइम का, लेकिन स्टाइलिश है ना, देखने में कूल लगता था। आज कौन पेजर यूज़ करता है? कोई नहीं। तो इसका मतलब हमारे एंसेस्टर पेजर को यूज़ करते थे, आज वो पेजर किसी काम का नहीं है। क्या दुनिया में पेजर बनना बंद हो गया? आज भी पेजर बनता है, लेकिन उसको यूज़ बहुत रेयरली करते हैं। कुछ स्पीशीज़ कर रहे हैं इन ह्यूमन में, और बाकी स्पीशीज़ नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी होता है। कोई डाउट? समझ में आ गया? ठीक है। ये देखिए, ये देखा आपने, यहाँ पर ऐसा रेड रेड रहती है। कभी अगर आपने किसी रेप्टाइल को देखा, स्पेशिस छिपकली को, या फिर आपने सैलेमेंडर को, या फिर आपने कभी गिरनी को देखा हो, कैमलिन को, तो उसकी आंखें ऐसी बंद होती है, देखा? ऐसे भी बंद होती है, ऐसे भी बंद होती है, देखा है? आंखें ऐसी बंद होगी। इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्लिका मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लिका मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो प्लिका मेम्ब्रेन है आज वो हमारे काम की नहीं है, तो पहले हमारे काम का था। क्यों था हमारे काम का, कैसे काम का था? बिकॉज पहले हमको मैंने भी क्या बोला, हम कहाँ से आए हुए हैं? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स की आँखें ऐसे ही बंद होती थी, ऐसे ही बंद होती थी, तो हमारी आँखें भी ऐसी बंद होती। इमेजिन करो आप कैसे देखते रहे होंगे, खतरनाक। समझा? अंडरस्टूड? लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इसकी ज़रूरत बंद हो गई, हमने रोना धोना चालू कर दिया। जब आंखें से बंद हो जाती तो आंसू निकलते नहीं थे, तो नेचर ने बोला यार इसको तो रोने का बड़ा मन कर रहा है, एक काम करो, ये पार्ट को क्या कर दो, डीएक्टिव कर दो। यहाँ पर क्या है, जब पर ग्लैंड है ये उसको एक्टिव कर दो। तो नेचर ने इसको डीएक्टिव करके क्या एक्टिव कर दिया? टीयर ग्लैंड। रेप्टाइल को कभी रोते हुए देखोगे नहीं आप, कोई भी रेप्टाइल के आँख से आंसू निकलते, बिकॉज ये मेम्ब्रेन की वजह से, इसकी वजह से, प्लिका मेम्ब्रेन की वजह से। ये वाला पार्ट, ये जो मसल दिख रहा है, मसल्स, ये पार्ट नहीं है बेटा, ये पार्ट, ये मसल्स। हमारा कान हमारी इस बोन से अटैच है ना मसल्स के थ्रू। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली अपने कान को घुमाते हैं, आप नहीं घुमा पाते हो। मसल्स है, ईयर पिना मसल्स हैं, फिर भी आप उसे रोटेट नहीं कर पा रहे हो।
क्यों? क्योंकि आज आप दो पैरों पर खड़े हैं, आपका आगे का हाथ फ्री है, आप ऐसा सुनते हैं, बोलिए क्या हुआ। उनके पास ये एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने कानों पर से हिला सकते हैं। अपने कानों से क्या करते हैं, कभी मक्खियाँ कीड़े वगैरह उसको हटाते भी है। हमारे पास हाथ ये सब करने के लिए, जब तुम्हारे पास हाथ आ गया है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे ये भी चीज़ें क्या हो गई, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में डेवलप हो गई है, कन्वर्ट हो गई। कोई डाउट? ठीक है, ये देखिए आता ना आपका 6 पैक 8 पैक बिस्किट में घूमते हैं, उनमें जो मसल्स होते हैं। अच्छा कभी आपने देखा है गाय भैंसों को जब उनकी पेट पर कोई मक्खी चलती है वो अपने पेट को से हिलाते हैं, कभी ऑब्जर्व किया है? कभी गाय भैंस को ऐसे हाथ से ऐसा करो तो पेट से हिलाएंगे वो, इवन कुत्ते बिल्ली भी करेंगे। आप नहीं हिला पाते ऐसा कोई, क्यों? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, अपने हाथ से मरघट, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके हाथों की वजह से बहुत सारी एक्टिविटी क्या हो गई आपकी, बहुत सारे मसल्स क्या हो गए, वो आज वेस्टिजियल बन गए। तो ये जो मसल्स बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस, वो क्या हो चुका है हमारा, अब डीएक्टिव हो गया है, वेस्टिजियल बन गया है। सो सब मसल जो हमारे स्किन के नीचे थे, जो हमारे स्किन को मूव करवा रहे थे, वो अब काम करना बंद कर दिए। ठीक है, याद रखना सर। वेस्टिजियल और कहाँ से, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये तो याद आ गया होगा आपको, है ना, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। क्या फंक्शन है इसका, क्या फंक्शन आज भी है, जो इसमें फंक्शन है, रॉ मीट रॉ फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि रॉ मीट रॉ फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाते, स्पेशली रॉ प्लांट्स, गाय भैंस जो खाते हैं देखा कभी डाइजेस्ट नहीं होता, बिकॉज उन प्लांट सेल के ऊपर किसका मेम्ब्रेन है, सेल वॉल। सेल वॉल किसका बनता है, सेलुलोज। सेलुलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वो एंजाइम किसके पास आता है, बैक्टीरिया के पास होता है। वो बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, अपेंडिक्स और यहाँ रहते हैं। तो यहाँ से वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेशन में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। लेकिन हम तो कच्ची चीज़ें खाते ही नहीं हैं, हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, ऑलमोस्ट कुक करके खाते हैं, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इंसान ने जब पहली बार मटन खाया होगा, कच्चा मटन तो खाया ही होगा, जानवरों को देख के खाया होगा। फिर जंगलों में कभी आग लगी होगी, है ना, जानवर जल के मरे होंगे, तो जो इंसान होंगे जितना वहाँ बचे होंगे, उन्होंने क्या सोचा होगा, यार अभी शिकार कौन कर रहे हैं, यही मारा हुआ यही खा लो। तो पहली बार उन्होंने आग में जला हुआ मटन खाया होगा, ज़्यादा टेस्टी लगा होगा, तो समझ में आया कि आग में जला तो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो इससे क्या शुरुआत हुई, किसकी शुरुआत हुई, तगड़ी शीख कबाब की। इससे शुरुआत होती है पके हुए भोजन की। फायर को डिस्कवर किया गया और फायर की डिस्कवरी ने ह्यूमन की पूरी हिस्ट्री बदल कर दी। ठीक है, टेल बोन हमारा, टेल बोन ये किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर के जो दूसरे जो फॉर्म्स हैं उनमें ये फंक्शनल है, डॉग्स में, कैट्स में, राइट, जितने भी एनिमल, ह्यूमन को बाकी सब में क्या है, ये फंक्शनल है। क्यों? फिर से हमारे पास क्या है, हाथ। हमारा हाथ ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का हर एक पार्ट तक लगभग पहुंच जाता है। जबकि जानवरों को मान लो उनके पैर पे कुछ है, कीड़ा चला, तो क्या करेंगे, वो पूंछ से हटाते। देखा है आप कभी जानवरों के पास से गुजरो, आपका वैसे पूंछ हटा से पूंछ मारेंगे, बोलेंगे दूर रहो भाई, और आप क्या करोगे, हाथ से दूर है। तो हमारे हाथ का बहुत सारा फायदा हुआ, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे क्या डेवलप हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स डेवलप हो गए। ठीक है, ये भी देखिए, विजडम टीथ, विजडम टीथ, विजडम टीथ को अक्कल दाढ़ बोलते हैं, जो हमारा फोर्थ कैनाइन होता है, सॉरी नॉट कैनाइन, मोलर होते हैं। क्या होता है वो, मोलर, राइट। ठीक है, मोलर प्रीमोलर जो है वो जब आता है तो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। क्या आप में से किसी को ऐसा आया है, अक्कल दांत आया आपको? मेरी मम्मी बोलती है इसको अक्कल दांत नहीं है, इसको अभी तक अक्कल नहीं आई। आपको अक्कल आ गई, आपको समझदार हो गए, यहाँ आइए। मेरे को आज तक नहीं आया फिलहाल तो,
तो मम्मी की नज़र में आज भी बेवकूफ़ है। शी ऑलवेज कंसीडर मी एज अ स्टूपिड बॉय। इट इज नॉट शेमफुल, इट इज एक्चुअली गुड। माँ जिस दिन आपको समझदार समझ लेगी ना, समझ लोगी कि तुम्हारा लाड प्यार खत्म है कि नहीं। माँ हमेशा आपको बेवकूफ़ समझे, अरे मेरा बच्चा है, तो लाड प्यार मिलता रहेगा। ये देखिए किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बाकी एनिमल्स में काम का है। जैसे कि गाय भैंस को देखो लोग क्या करते हैं, कट चूई करते हैं, चबाते रहते हैं, मुंह से छाल निकलता रहता है। चबा रहे तो उनका जो पीठ है काफ़ी हेल्प करता है किसके अंदर, च्यूइंग प्रोसेस में। हम ऐसा नहीं करते, हम तो वड़ा पाव भी ऐसे ही खा लेते हैं, चबाते भी नहीं बराबर से। जबकि हमें सिखाया जाता है कि भोजन को चबाओ, हम चबाते ही नहीं है, फटाफट मुंह में खा के के लिए टाइम नहीं है ना चबाने का। समझा आपको? बॉडी हेयर हमारे किसी काम का नहीं है। जानवरों में काम का होता है, कैट में, डॉग्स में। देखा जब बिल्लियां लड़ती है उनके बॉडी से बाल खड़े हो जाते हैं, क्यों? वो दिखाना चाहती है मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझसे दूर रहो। अंडरस्टूड? हम ऐसा नहीं कर सकते, ए बाल खड़े मैं बड़ा उतर बोलेगा अच्छा इधर आ, खत्म। अंडरस्टूड? तो हमारे किसी काम का नहीं। विमेन्स में ब्रेस्ट में जो निप्पल होता है वो उससे मिल्क निकलता है, मेन में भी है, नॉन फंक्शनल। समझे आपको? ऐसा नहीं है कि विमेन्स के अंदर जो हार्मोन आता है वो हमारे अंदर नहीं आता, याद रखना। वहाँ पे लैक्टोट्रोपिक हार्मोन बनता है, हमारे अंदर भी एक उसका प्री मतलब बोलते हैं ना, उसका प्रायर फॉर्म बनता है, पुराना फॉर्म बनता है। लेकिन फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से वो आपका उनका जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारे अंदर वो एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि हमने बेबी को बर्थ नहीं दिया है, तो हमारे अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। समझा आपको? तो मेंस के अंदर जो चेस्ट पे जो निपल होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, ठीक है। ये देखिए एनिमल्स के अंदर वेस्टिजेस ऑफ हिंड लिप ऑन पेल्विक गट ऑफ द पैथोजन ऑफ द पैथोजन इन द ग्रीनलैंड व्हेल्स। कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है? पेल्विक गटल। ये पेल्विक गटल होता है, पता आपको? ये पेक्टोरल गटल होता है। ये क्या आपका दबा था? पेल्विक गटल। वहाँ पर क्या है? हिंड लिप का हेड ही पैर गायब हो गया। क्या हो गया? पैर गायब, कुछ नहीं है। सांपों के पैर भी गायब हो गए। खाली सांप की जो फैमिली ना बेटा, सांप है, एनाकोंडास हैं, इनके भी खाली क्या हो गए हैं? पैर गायब है। बाकी सारी फैमिली मेंबर है पैर, खाली ये लग रहे हो गए। समझा आपको? सबके पैर हैं ऑलमोस्ट, खाली यही कुछ खानदान है जिन्होंने क्या किया, अपना पैर तोड़वा के बैठे हुए। क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने जमीन के अंदर घुसना सीखा है, और जमीन के अंदर घुसने के लिए क्या किया, मुंडी से ऐसा घसीटना चालू किया, तो पैर की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप को ऐसा अडॉप्ट कर लिया तो रेखते रेखते बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्लैटलेस बॉडी, ये क्या है पता है? ये कीवी, क्या ये कीवी? दुनिया से क्या हो चुके हैं? ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। और ये कौन है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच टाइप जुड़वा भाई ईमू। देखो दोनों की शक्लें सेम होती हैं, ठीक है। इनके पास विंग्स गायब हो गए, इनके पास विंग्स है लेकिन वो भी किसी काम के नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे के विंग्स भी क्या हो जाएंगे? गायब। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ कि कैसे धीरे धीरे आपके ऑर्गन चेंज होते हैं। चिकन, मुर्गियाँ जो पाले जाते हैं उनकी छोड़ दो, जो गाँव में मुर्गियाँ फील्ड घूमती है ना, क्या वो मुर्गियाँ उड़ पाती हैं? एक शॉर्ट डिस्टेंस खाली उड़ पाती है, बाकी पक्षियों से उड़ नहीं पा रहे हैं वो। क्यों? उनके पास तो विंग्स है ना, उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? उल्टा बाकी पक्षी चल नहीं पाते, बहुत तेज भागते हैं ये। तो इन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया और विंग्स का इस्तेमाल कम किया। बाकी पक्षी विंग्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ये क्यों नहीं किए? रीज़न है ना क्वेश्चन। तो आंसर ये है कि बाकी पक्षी विंग्स का यूज़ क्यों कर रहे थे? बर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं उनका एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए? इन सर्च ऑफ फूड। अब चिकन को कौन पाल रहा था? तो चिकन को फूड ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उड़ना छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारी मुर्गियां हैं तो उनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? पैरों का इस्तेमाल किया ताकि पकड़ के फटाफट जाकर फूड को कैच कर पाए, कब पकड़ पाए।
तो किसका इस्तेमाल किया गया? पैरों का। इसमें उनकी टंगड़ी बहुत मजबूत होती है एज कम्पेयर टू देयर विंग्स। समझा कि नहीं? ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? वेस्टिजियल ऑर्गन, जो भविष्य में ऐसा लगता है कि आने वाले 1000, 1500, 5000 सालों के अंदर शायद चिकन के विंग्स बिल्कुल भी काम के नहीं रहे। यहाँ पर भी देखो इन्होंने अपने विंग्स की बजाय किसका यूज किया? अपने पैरों का इस्तेमाल किया। इनके पैर दुनिया के मजबूत पैरों में से एक होते हैं। कभी अगर किसी लायन, टाइगर या फिर लेपर्ड ने कभी इनके ऊपर अटैक किया, गलती से ने किक मार दिया उनके मुंह पर, तो उनके मुंह का भरता बन जाता है और जिंदा बच नहीं पाते जल्दी। इतना जबरदस्त किक होता है इनका। समझा आपको? इनके पैर इतने मजबूत है कि इंसान इनके ऊपर बैठ के रेस लगाता है। पता आपको? ऑस्ट्रिच रेस। इनके अंडे दुनिया के सबसे बड़े अंडे होते हैं। ये देखिए स्प्लिट बोन इन द हॉर्स। स्प्लिट बोन क्या होता है? ये दिख रहा है वाला पार्ट, ये दिख रहा है बोन में से निकला पार्ट होता है घोड़ों के पैरों में। ये किसी काम का नहीं है। क्यों? ये स्प्लिट बोन क्या करते हैं? ये किसके अंदर पता है फंक्शन होता है? जो शिकार करते हैं, जैसे कि लायन शिकार करता है किसका? डियर का, तो डियर के पैर में होता है। इनको बहुत तेज भागना होता है ना लायन से कंपेयर में, और फटाफट क्या करना होता है? अपने आप को जिगजैग मोशन में जाना होता है। तो वहाँ पर ये बोन क्या करता है? जब ऐसा टेढ़ा होता है तो बोन क्या करता है? उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो हॉर्स भी एक टाइम पर जंगली ही थे, दे वर कंप्लीटली वाइल्ड टाइप, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या किया? उनको अपने घर में रखना शुरू किया। तो अब उनको जिगजैग करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज भी उनके पास क्या है? वो स्ट्रक्चर रह गया, लेकिन आज किसी काम का नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आपको? स्प्लिट बोन्स कोई डाउट इसके अंदर? प्रेजेंट है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है। कह रहे कॉकरोच के अंदर फीमेल ब्लाटा ओरिएंटालिस, कॉकरोच की अलग अलग वैरायटी होती है, जिसमें सबसे कॉमन वैरायटी कौन सा है? पेरिप्लेटा अमेरिकाना। ये दूसरा है ब्लाटा ओरिएंटालिस। उसमें जो फीमेल है, फीमेल का जो विंग है, क्या है? विंग, वो कैसा है? वेस्टिजियल। वो उसके विंग से लेकर उड़ नहीं पाते। ठीक है? आपने एक और देखा होगा सेरिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? इसको बनाते हैं सिल्क वर्म को। उनके पास जो विंग्स होते हैं, लेकिन सिल्क वर्म कभी उड़ नहीं पाते। फिर से विंग्स का यूज है फूड को सर्च करने के लिए, लेकिन इनको किसने पालना शुरू किया? ह्यूमन ने। तो फूड को सर्च करने की जरूरत नहीं है, इसलिए विंग्स का इस्तेमाल करने ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और आज इनके विंग्स क्या हो चुके हैं? वेस्टिजियल। इसीलिए अपने दिमाग का यूज करो। अंडरस्टूड? धीरे धीरे देख लो, जब हमने अपने मसल्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तब देखो आज हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारे दादा परदादा लोग तो 15-15, 20 किलोमीटर चलते हैं। हम लोग यहाँ से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद बोलते हैं बहुत चल दिया मैंने, अब तो थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ क्या सेडेंटरी हो गई है। सीढ़ी नहीं जाना, लिफ्ट से जाएंगे। और जो सीढ़ी जा रहा है उसको बोलेंगे ए भाई चलना, लिफ्ट से चलना। वो अपने मसल्स का यूज करना चाहता है, लेकिन आप उसे रोक देते हो। समझ में आ रहा है? तो जिस ऑर्गन को यूज नहीं होगा, धीरे धीरे नेचर को लगे इसकी जरूरत ही नहीं इसको, तो वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझा आपको? और कुछ आने वाली जनरेशंस के बाद वो फंक्शनल नहीं रहेगा। कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, और इन एनिमल के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक्स। ऑर्गेनिज्म व्हिच पॉसेस कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे हमारे पास सबसे बेहतर एग्जांपल हमारे पास जो हमने पढ़ा था 10th में, याद है? करिए देखो, जिग्लिना प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा या लाइट नहीं है तो क्या करेगा? वो एनिमल जैसा शिकार भी करता है। यानी उसके पास प्लांट और एनिमल दोनों में क्या है? फीचर्स है। तो आप बोल सकते हो दुनिया में पहले क्या आए होंगे? प्लांट आए होंगे। कि प्लांट से डायरेक्ट एनिमल नहीं आया होगा। प्लांट से पहले कौन आया होगा? जिग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म आए होंगे। तब कौन आया होगा? एनिमल्स आए होंगे। कोई भी चीज़ सडनली नहीं होता। डायरेक्टली फिश से रेप्टाइल्स नहीं आए, फिश के बाद फ्रॉग्स आए, एम्फीबियंस, लैंड और वाटर
दोनों पे सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कौन आए? टेरेस्ट्रियल एनिमल आए। प्लांट में भी ऐसी होता है, पहले थायरोफाइट आया है, फिर ब्रायोफाइट आया है, उसके बाद कौन आया है? टेरिडोफाइटा। तो थायरोफाइटा कैसे थे? पूरे के पूरे एक्वेटिक थे। ब्रायोफाइटा कैसे थे? एम्फीबियंस थे। और जो आपके टेरिडोफाइटा वो कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल है। आप समझ रहे हो? एवोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम भी। ठीक है, ये आपका प्रोटेरोस्पोरेंजिया, लाइक इट इज अ कनेक्टिव बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पेरिफेरा, पोरीफेरा। पोरीफेरा याद करो, मैंने सिखाया था पोरीफेरा में जितने भी एनिमल होते हैं उनके पास सिर्फ क्या होता है? सेल का ग्रुप होता है। इट इज जस्ट द सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। ठीक है, वहाँ कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता। तो बने कैसे? वो इसी इस टाइप के सेल से बने थे। इसमें जो आपका प्रोटेरोस्पोरेंजिया है वो कुछ ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारे सेल्स तो हैं लेकिन कोई टिश्यू बनता नहीं है। लेकिन ना तो ये एनिमल है ना तो ये प्रोटोजोआ है, इनके बीच में आ गया। इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो पहले प्रोटोजोआ आए होंगे, प्रोटोजोआ से ये बना होगा, उसके बाद कौन आया होगा? पोरीफेरा आए होंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस आपको एक इवोल्यूशन की कहानी बताता है। ये देखिए पेरिपाइटस, उसके पैर दिख रहे हैं आपको? पेरिपाइटस इज कनेक्टेड बिटवीन एलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसके पास आर्थ्रोपोडा जैसा क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। और इसके पास क्या है? किडनी की फॉर्म में क्या इसके पास? नेफ्रिडिया है। क्या है? नेफ्रिडिया। एनिलिडा जैसा इसके पास क्या है? सेगमेंटेड बॉडी है। क्या है? सेगमेंटेड बॉडी। और वॉक करने के लिए इसके पास ये कौन से पैरों क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैरों क्या बोलते हैं इसके? हाँ? इन पैरों को क्या कहा जाएगा? अपेंडेजेस थोड़ा ना बोलेंगे इनको, थोड़ा बॉडी के पास सेक्शन डिवाइडेड है। इन पैरों का नाम दिया जाता है पैरापोडिया। चल आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी शक्ल देखते तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। शक्ल पे लिखा है कुछ पता नहीं सर, दिख रहा है। बाइलोनोग्लोसस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। लंगफिश, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स, सॉरी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबियंस एंड फिशेस। कुछ एग्जांपल दिए मैंने, आप देख सकते हो। बाइलोनोग्लोसस, ठीक है, ये देखिए। लेक्टिमेरिया, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस। जैसा फिशेस एम्फीबियंस है, लंगफिश था ना, वैसे ये भी है। लंगफिश आपने जब देखा होगा कैसे वीडियोस में, कुछ ऐसे फिश होते हैं जो मिट्टी के अंदर घुसे रहते हैं। नहीं देखा था ना, देखो ये सारे एग्जांपल आप देख लेना, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, ये देखिए स्पिनोडॉन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, जिसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं? ये कहाँ मिलता है? सिर्फ आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? न्यूजीलैंड में मिलेगा। ठीक है, इट हैज वेल डेवलप्ड थर्ड आई। मैंने आपको सिखाया था इसके बाद थर्ड आई होती है। यहाँ पर सिखाया था मैंने आपको थर्ड आई। और क्या है? एग लेइंग मैमल्स, जैसे कि डक बिल्ड, प्लैटिपस। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल की जैसा एग ले करता है लेकिन अपने बेबी को फीड भी करता है। सो एग लेइंग मैमल्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? डक बिल्ड, प्लैटिपस। ठीक है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एटाविज्म, एटाविज्म का मतलब क्या होता है? ये ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे एंसेस्टर्स ने इसको खत्म कर दिया था, बट कभी कभी वो कैरेक्टर फिर से वापस आ सकता है। ठीक है, दिख रहा है कलाइन कितना शार्प है इसका? दिख रहा है कि नहीं? कुछ लोगों में देखा, कुछ लोग अपने कानों से मूव कर पाते हैं, जबकि हमने उस एबिलिटी को लूज कर दिया है ना, बराबर है। कुछ लोग अपने कानों को क्या कर सकते हैं? मूव कर पाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एटाविज्म। कुछ बच्चे ऐसा पैदा जिनकी यहाँ पूंछ होती है,
टेल होती है, वो भी क्या एक टाइप का एटाविज्म है। कुछ लोग पैदा होकर पूरी बॉडी बाल ही बाल रहेंगे, ठीक है, हमने तो बाल खो दिया, लेकिन उनकी पूरी बॉडी बाल ही बाल रहेंगे, वो भी क्या है एटाविज्म। क्या है वो एटाविज्म, ठीक है। ग्रेटली डेवलप canine teeth, power of moving pinna in some persons। ये देखें, देख रहे पूछ दीजिए, ठीक है। Exceptionally long dense body hair, short tail in newborn baby, presence of additional mammae in some individuals। हमारे पास कितने mammary gland होते हैं? किसी के पास 3 भी होते हैं, जैसे कि गाय में 4 होते हैं, बकरियों में 2 ही होते हैं, राइट। तो अगर आप कोर्स के हिसाब से देखोगे ना, तो जैसे कि आप देखो पहले से कैट हो गए, डॉग हो गए, है ना, फिर आपके पिग्स हो गए, इसमें देखो 8-8 10-10 मेमोरी ग्लैंड होते हैं। आगे डेवलपमेंट हुआ तो 4 हो गए, काऊ बकरियों में 4 हो गए। आगे डेवलपमेंट बकरी, फिर कितने हो गए 2, उसके बाद से 2 ही रह गए। बट कभी कभी कितने हो सकते हैं, 3 या 4 भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है, याद रखना। हालांकि वो फंक्शनल नहीं होते, लेकिन प्रेजेंट तो होते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, एटाविज्म बोलते हैं। ये सारे एविडेंसेस कितने लोगों को समझ में नहीं आए? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, जैसे सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट, रिजेम्बलेंस अमंग द वर्टिब्रेट्स ऑफ एम्ब्रियो, रिजेम्बलेंस अमंग द इनवर्टिब्रेट्स लार्वा, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मैंने आपको मेटामॉर्फोसिस कई बार समझाया है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो हम जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर फिश के बच्चों को देखो, लार्वा को देखो, तो उनमें पहले अलग अलग स्टेजेस आते हैं, बाद में वो अपने एडल्ट जैसे दिखाई देते हैं, है ना। फ्रॉग कर लो, फिश कर लो, कोई भी ले लो, इवन आप मक्खी का भी ले लो, तो मक्खी के पहले क्या होते हैं, यहाँ पर मैगेट्स होते हैं। मक्खी के बच्चे मक्खी से दिखते हैं, पहले मैगेट्स होंगे, बाद में डेवलप किसमें होते हैं, वो मक्खी से। लेकिन इंसानों में ऐसे नहीं होते कि इंसानों में पहले अजीब तो फिर सा रहेगा, बाद में धीरे इंसान बनेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, उसमें चेंजेस आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव भी है, रेट्रोग्रेसिव भी है। टेम्पररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल ऑर्गन, फिजिकल रिकैपिटुलेशन ऑफ थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ, ये सब पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कहानी जरा पढ़ते हैं। इन ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल द फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक क्लीवेज, और वो क्या बनाता है, मोरुला, पता है ना। पहले क्या बनाएगा वो, मोरुला, फिर क्या बनाएगा वो, ब्लास्टुला। मोरुला इज अ 16 सेल स्टेज, ब्लास्टुला इज अ 32 सेल स्टेज, ठीक है। मोरुला डेवलप्स इनटू hollow blastula which changes into gastrula। आपने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा होगा उसके अंदर, ठीक है। ये सब होते रहते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग वर्टिब्रेट्स हैं। ये क्या, ये वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा फैमिली के, ठीक है, क्लास वर्टिब्रेटा। उसके अंदर ये शार्क का डेवलपमेंट स्टेज है, लिजर्ड का है, चिकन का है, पिग का है, ह्यूमन का है। आपको क्या इनके अंदर सिमिलरिटी दिखती है या नहीं? दिख रही है ना, काफी हद तक सिमिलरिटी है। अगर इन सभी के एंसेस्टर्स अलग अलग हैं तो इनके अंदर इतने ह्यूज प्रेजेंस ऑफ सिमिलरिटी क्यों है? कहीं ना कहीं तो इसका मतलब इनकी कहीं ना कहीं तो सिमिलरिटी, कभी न कभी इनके पूर्वज क्या है, एंसेस्टर क्या रहे होंगे, कॉमन रहेंगे, तभी तो कॉमन फीचर्स को लेकर अगर आज भी घूम रहे हैं, ठीक है। इफ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ द सेम एज ऑफ वर्टिब्रेट्स such as a fish, salamander, tortoise, sheep and a man is made, it is observed that they resemble one another closely।
ये बताइए क्या है? कितना मत सोचो, लिखा हुआ है ये लार्वा है। क्या ये लार्वा? इस लार्वा का नाम क्या है? प्रोटोफोर। क्या नाम है? प्रोटोफोर। दिस इज लार्वा ऑफ एनालिडा एंड मोलस्का। जैसे फिश का लार्वा एंड फ्रॉग का लार्वा दोनों सेम दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि फिश से ही कौन इवॉल्व हुआ है? फ्रॉग्स। तो कभी भी एवोल्यूशन में सडन पूरा चेंज नहीं होता, कुछ चीज़ें आपको सेम कैरी करनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या कैरी किया? जेनेटिक स्ट्रक्चर्स कैरी कर लिया। और आज भी रिप्रोडक्शन के लिए उनको क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए। जैसे फिश को पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, वैसे फ्रॉग को भी क्या चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए? पानी। बिकॉज इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल। ये अपने पूरे स्पर्म को कहाँ छोड़ेगा? पानी में। स्पर्म पानी को ट्रैवल करते पहुँचते फीमेल के पास आता है। सेम विद द फिश। फिश के अंदर भी मेल फिश क्या करता है? स्पर्म रिलीज करता है जो पानी से ट्रैवल करते हुए जाते हैं। यानी एवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें बैक में लेके चले आ रहे हैं, तभी तो हमें कनेक्टिविटी का पता चलता है ना। सब कुछ चेंज हो जाए तो कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये पता है? ये मुंह किसका है? एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस क्या है? Amphioxus, they belongs to subphylum Cephalochordata। किससे बिलोंग करते हैं? Cephalochordata। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है? लैम्प्रे। लैम्प्रे क्या है? ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। किससे बिलोंग करता है? साइक्लोस्टोमेटा। आप आधे लोगों को तो पता ही चलो ये है क्या। कितने लोगों को पता है ये साइक्लोस्टोमेटा? थोड़ा बहुत से काम करना करना है। ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्टेड है ये। ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक स्पीशीज का बहुत ही नाम ले रहा हूँ, मैं पूरे क्लास का नाम ले रहा हूँ। सुपर का पूरे क्लास का नाम ही है। क्लास कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। सब फाइलम कौन सा है? सेफालोपोडेटा। सेफालोपोडेटा में कौन आएंगे बेटा? एम्फिऑक्सिस। लैम्प्रे किस में आएंगे? इसके अंदर किस में आएंगे? अभी नाम दिया साइक्लोस्टोमेटा। किस में आएंगे सर? हाँ, साइक्लोस्टोमेटा इसमें आएंगे। तो एवोल्यूशन में कैसा हुआ है चेंजेस? देखो, सबसे पहले आए वर्टिब्रेट्स, सॉरी सबसे पहले कौन आया बेटा? नॉन कॉर्डेट्स। फिर कौन आया? कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में पहले कौन आया? यूरोपोडेटा। फिर कौन आया? सेफालोपोडेटा। फिर कौन आया? वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में पहले कौन आया? साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा एंड सेफालोपोडेटा, इनके बीच में क्या है? कनेक्टिव लिंक। तो अचानक चेंज हुआ नहीं होगा, तो इनके आज भी लार्वा क्या है? एकदम सिमिलर दिखते हैं। उन लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं? एमोसीट। बेशक आप नाम मुझे मत याद रखो, लेकिन पता होना चाहिए। समझा आपको? ठीक है। एमोसीट। रेट्रोमेटामॉर्फोसिस, यहाँ भी देखिए। Animals like Saculina and Herdmania are degenerated and do not show any resemblance to other group of animals। हालांकि Saculina और Herdmania तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी की पूरी लार्वा स्टेज में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे? रेट्रोग्रेसिव, मतलब उल्टा चले गए, आगे नहीं बढ़े। अंडरस्टूड? जैसे कि फिश एंड एम्फीबियंस में देखोगे तो आपको क्या मिले? सिमिलरिटी मिलती है, क्योंकि क्या लिखा था? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव में क्या होगा? पूरा सब कुछ चेंज कर देंगे, कुछ मैच नहीं करता। ठीक है, ऐसे भी आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, नहीं नीट में पूछेगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बर्ड का एम्ब्रियो, बर्ड एम्ब्रियो हैज टूथ। बर्ड के एम्ब्रियो के पास क्या होता है? टूथ बर्ड्स होते हैं। एंड गिल क्लेफ्ट व्हिच आर नॉट फाउंड इन द एडल्ट एनिमल। जैसे
हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे हमारे पास क्या था, नोटोकॉर्ड था, पता है? पता है? आज हमारे पास नोटोकॉर्ड है, क्या है उसकी जगह पे? वर्टिकल कॉलम है, बैकबोन है। तो नोटोकॉर्ड का होना क्या शो करता है कि ऑब्वियसली हमारे एंसेस्टर क्या होंगे, नोटोकॉर्ड वाली फैमिली से बिलोंग करते होंगे, राइट? तो वैसे बर्ड के पास क्या है, टूथ बर्ड है एंड गिल है। गिल किसकी सिंबल है? फिशेस का, राइट? टूथ किसका सिंबल है? स्नेक का। यानी समझ में आ रहा है कि भाई फिशेस स्नेक से कौन आए हुए हैं, बर्ड्स आए हुए हैं, से ह्यूमन आया हुआ है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। अर्ली टैडपोल ऑफ frog possess gills and tails during the metamorphosis this structure disappear। ऐसे ही होता ना, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, ये चीज हो रही है। पहले वो कैसे दिख रहे थे, उनके पास गिल्स था, राइट, सांस लेने के लिए, लेकिन जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है सारा गिल क्या हो जाता है, गायब, तो फ्रॉग बन जाते हैं। फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करेगा, ब्रीदिंग कैसे करेगा, लंग्स के थ्रू। अगर लैंड पर तो लंग्स के थ्रू, पानी में तो स्किन के थ्रू करेगा। लेकिन गिल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, गिल्स था ना एक टाइम पर, इसका मतलब समझ में आता है किससे बिलोंग करता था, पहले फिशेस से बिलोंग करता था। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। In 1828, von Baer, the father of modern embryology, proposed Bayer's law. It states that during embryonic development, the generalized features appear earlier than the special feature। यानी कि जब डेवलपमेंट हो रहा है तो जो कॉमन स्ट्रक्चर है जनरेशन टू जनरेशन वाला वो पहले दिखता है, स्पेशल कैरेक्टर क्या आएंगे बाद में। जैसे हम बिलोंग किससे करते हैं, कोर्डेटा से, राइट? तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड पहले दिखेगा, वर्टिकल वाला बाद में आएगा। समझा? Later on, this law was modified as the biogenetic law by Ernst Haeckel। ठीक है, इन्होंने इसको नाम क्या दिया, बायोजेनेटिक लॉ, ऐसा नाम दिया। ठीक है। It says that ontogeny repeats phylogeny। Ontogeny is the life history of an organism, while phylogeny is the evolutionary history of race of that organism। In other words, an organism repeats its ancestral history during its development। यानी कि मेरे जो एंसेस्टर होंगे ऑब्वियसली मैं उनको उनके कैरेक्टर्स क्या करूँगा, डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में शो करूँगा। देखो मेरे एंसेस्टर पर से कैरेक्टर थे, लेकिन बाद में सारे कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। समझा आपको? नहीं डाउट? जैसे आज मेरे पास टेल वन फंक्शनल नहीं है, लेकिन अगर आप 2 महीने के या 3 महीने के बेबी को निकालोगे ना, प्रेगनेंसी 3 महीने के बेबी को, तो उसका टेल वन उस समय क्या होता है, फंक्शनल होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। 2 महीने का जो आपके पास एम्ब्रो है उसके अंदर अभी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, बट अगर 2.5-3 महीने का देखोगे ना तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये क्या बोला था वो स्ट्रक्चर डाइजेशन के लिए, अपेंडिक्स। वहाँ पर अपेंडिक्स अब क्या है, फंक्शनल है, लेकिन डेवलपमेंट के स्टेज में क्या हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल। तो अपने लाइफ के डेवलपमेंट स्टेज में क्या दिखा रहे हैं, वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, लेकिन बाद में क्या दिखाते हैं, वो नए स्पेशल फीचर को दिखाते हैं। ठीक है। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जिंदगी में अगर आप रेस में भाग रहे हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो कम से कम चलो, नहीं चल सकते कम से कम रेहो, क्रॉल करो, बट डू नॉट स्टॉप, है ना? नहीं क्रॉल कर सकते तो धीरे धीरे अपने को घसीटो, करो, पर रुकना नहीं है। कल के दिन में आपके पास जो नॉलेज था, कल के दिन में आप जो भी थे, आज के दिन में आप कल से क्या होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, कुछ तो नया सीखो हमेशा। ठीक है। सो अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बिग रिजल्ट्स। थोड़ी थोड़ी कोशिशें होती रहनी चाहिए। एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। चलिए देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। अब मेरे सेल का प्रोटोप्लाज्म ले लो और अमीबा के सेल का क्या ले लो, प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वही प्रोटीन मेरे अंदर बन रहा है। उसके अंदर जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वैसे डीएनए रेप्लिकेशन मेरे अंदर भी हो रहा है। अगर मेरे अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है, वही प्रोटीन अगर उसके अंदर बना तो सेम प्रोसेस से बनेगा, राइट? तो ऐसा क्यों?
उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस मेरे सेल में भी हो रहा है। इसका मतलब ये रिश्ता कुछ तो कहलाता है। समझे आपको? ठीक है, देखो composition of protoplasm is nearly similar in all living organisms. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन चल रहे हैं। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस सिमिलर, चाहे ग्लाइकोलाइसिस एक बैक्टीरिया करे, चाहे ग्लाइकोलाइसिस को एक प्रोकैरियोटिक ग्लूटाइड कोई भी करे, उसका स्टेप क्या रहेगा हमेशा सेम, उसमें एंजाइम भी क्या होंगे सेम, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा सेम। अमोनिया इज फॉर्म्ड विद नाइट्रोजन बेस्ड इन मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्सिन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ट्रिप्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं एंसेस्ट्रल एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको एंसेस्ट्रल एंजाइम, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्सिन सभी में मिलता है। ट्रिप्सिन क्या है, एक टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या करता है हेल्प करता है ना। आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। ट्रिप्सिन पहले ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, बाद में जब ये अल्कलाइन मीडियम में आता है तो क्या बन जाता है, ये ट्रिप्सिन बन जाता है। समझा आपको? अमाइलेज एंजाइम सब में मिल रहे हैं, क्रिएटिनिन फॉस्फेटेज सब में मिल रहा है, आर्जिनिन फॉस्फेट सब में मिल रहे हैं, सभी के अंदर मिल रही है। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। The rock of early era contains less number of fossils than the rock of the later era, and only fossils of simple buried invertebrates are in the rocks. जब आप बहुत पुराने रॉक को नीचे से माइनिंग करके निकालते हो, खड्डा खोद से निकालते हैं, तो आपको देखते हो उसके अंदर फॉसिल्स बहुत कम है, और जो फॉसिल मिल भी रहे हैं वो फिशेस के मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? फिशेस। जिसका मतलब पहले कभी वहाँ पानी रहा होगा, ओशियन रहा होगा, वहाँ पे पहले एनिमल्स रहते होंगे, नीचे सबसे फिशेस ही मिल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि धरती पर सबसे पहले ऑलमोस्ट वही लोग आए थे, हम तो सबसे बाद में हैं, और फॉसिल बहुत कम है क्योंकि उस समय लाइफ बहुत कम थी। एवोल्यूशन हुआ तो लाइफ में नंबर्स इंक्रीज होने शुरू हुए। It is due to fact that the life first originated in sea as a simple form. So fossils were not in plenty. बहुत ज़्यादा फॉसिल समय नहीं थे, as they were in the later stage. जैसे कि बाद में आए, पहले इतने फॉसिल बनते होंगे तो लाइफ ही नहीं मिलती, तो क्या ही बनेगा। मिसिंग लिंक्स, कुछ ऐसी चीजें जो अलग अलग एनिमल को कनेक्ट करते थे, क्या दुनिया से क्या हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया, पहला आर्कियोप्टेरिक्स, इट वाज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल के इसके पास क्या थे, दांत, दिखता है वो फॉसिल में। ठीक है, एक तो स्टेगा, अ प्रिमिटिव फॉसिल एम्फीबियन एंड इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। इन सब का फोटो का सर्च करना, आपको दिखेगा। ठीक है, सैमोरिया, it was a connect missing link between the amphibians and reptiles. Lycaenops, it was a mammal like reptiles, it is considered missing link between the reptiles and mammals. ठीक है, dog jaw, जिसको हम लोग बोलते हैं Cynomachus, it was a mammal like reptile and has character of both reptiles and mammals. It was a one of the ancient reptilian ancestor of the mammals. मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि mammals आया कहाँ से, reptiles आया है, प्रूफ कैसे करोगे? तो इन सब के फॉसिल मिले, ऐसे डॉग्स मिले हैं, ऐसे एनिमल्स मिले हैं जिनके पास सांपों के जैसा मुंह था। आपने सुना होगा ना, टाइम पर ऐसे बोलते थे कि नाग जैसा इंसान होता था, इंसान जैसे नाग होते थे। सुना है पुरानी कहानी में, किसी कहानी में तो कहानी ऐसे लगती है कि इनके जो फॉसिल मिले सच हो सकते हैं। कुछ ऐसे इंसान जिसका थोड़ा सा नाक के जैसा रहा, उसके जीभ ऐसी रही होगी, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? हम तो आज भी रिसर्च ही कर रहे हैं ना, हमें रिसर्च खत्म तो भी नहीं कि हाँ आज 100% हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही बताते, देखो ना, इट वाज अ मैमल लाइक रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल किसके जैसा था, मैमल, एंड हैड अ कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल एंड मैमल्स। ठीक है, ये सब आज दुनिया से क्या हो चुके हैं, खत्म, एक्सटिंक्ट हो गए, इनके फॉसिल्स खाली हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए जो मैंने फोटो दिखाया, ये फोटो आपके टेक्स्ट में भी है, आर्कियोप्टेरिक्स। आप इसके यहाँ पर दांत देख सकते हैं, यहाँ पर दांतों के निशान बने हैं, इसके विंग के निशान बने हुए हैं। ठीक है, फॉसिल्स, ध्यान सुना, फॉसिल्स इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन ऑन अ सेडिमेंटरी रॉक
This fossil is placed in the British Museum, London, चोर बाजार. It displays the characteristic of both reptiles and birds. भाई मैं तो लंदन को चोर बाजार ही बोलता हूँ. हमारे यहाँ जो चोर बाजार है, उनका चोर बाजार वो अल्ट्रा मैक्स स्टोर है. दुनिया का सारी चीज चुरा के सालों ने वहीं रखा हुआ है. ठीक है. आज ये लोग पटली कहते ना हमारा है, तो उनका कुछ भी नहीं है. खाली एक ही चीज सामान लगा था, उनको चटनी बने का मुझे. सबसे पहला इसका बोन कैसा था बेटा? नॉट न्यूमैटिक. वर्ड है न्यूमैटिक. न्यूमैटिक का मतलब क्या होता है? न्यूमा. न्यूमा से वर्ड क्या आता है? निमोनिया. निमोनिया किससे होता है? लंग्स. बराबर. लंग्स में क्या होती है? हवा. यानी इनकी बोन में क्या होती थी पहले? हवा. आज के वर्ड के बोन में क्या हवा होती है, लेकिन इनकी बोन में हवा नहीं थी. नॉट न्यूमैटिक. ठीक है. जॉज आर प्रोवाइडेड विद द टीथ प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम. इनका स्टर्नम क्या था? वीक. आज के वर्ड का स्टर्नम काफी स्ट्रांग होता है ताकि वो उड़ पाते. ये उड़ सकते थे लेकिन इतनी दूर तक नहीं उड़ पाते थे. प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल वर्टेब्रा इज फाउंड इन लिजर्ड्स. ये सारी चीजें क्या शो करती हैं? ये क्या शो करता है? ये सब चीजें क्या शो करती है कि ये बर्ड्स आए कहाँ से हैं? रेप्टाइल से. रेप्टाइल जैसा दांत होना, ठीक है, रेप्टाइल जैसा बोन स्ट्रॉन्ग होना, ये सब इनके पास ही थे. और इनमें से हम भी आए हैं, तो हमारे पास भी न्यूमैटिक बोन्स नहीं है. न्यूमैटिक को समझ में आया क्या होता है? न्यूमा से निमोनिया, निमोनिया से लंग से समझाया. एवियन कैरेक्टर. पक्षी वाले कौन से कैरेक्टर थे इसके पास? फेदर्स थे, बीक था, विंग्स थे, एंड क्या था? स्कल बोन. उसको क्या होगा? उनका फ्यूज हो जाएगा. ठीक है. अब आते हैं बायोग्राफिकल एविडेंस. सीधा यहाँ पर पैंजिया. ये आज का हमारी दुनिया है, राइट. ये पहले की दुनिया है. देखा इंडिया, चाइना, ये अफ्रीका, पूरी दुनिया एक साथ कनेक्टेड थी. इसको क्या बोलते थे हम लोग? पैंजिया. आज भी दुनिया के सारे बॉर्डर जोड़ोगे ना तो पैंजिया बन जाता है. आपको पता है इंडिया जहाँ आज है, पहले इंडिया था ही नहीं. पता है ना? ज्योग्राफिकल क्या हुआ हमारा? डिस्प्लेसमेंट. ज्योग्राफी शिफ्ट हुआ है. ठीक है. और शिफ्ट जब दूसरे से टकरा तो टकराने से क्या बने? बड़े बड़े हिमालयाज बने हुए. ठीक है. Around Carboniferous period 345 million years ago, all the present day countries were in the form of single big landmass called as Pangaea. Later on, due to various geological changes, huge land masses broke off and drifted apart from one another. Biogeographical realms. The Earth can be divided into 6 major regions called realms on the basis of distribution of animals and plants. ठीक है. अलग अलग दिख रहे 6 नाम. 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दो. ये ओशियन छोड़ दो. 1 2 3 से अलग करते हैं. अलग अलग रियम्स है कहाँ पे कौन से एनिमल मिलते हैं. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही पूरा. ऑस्ट्रेलिया मिलने वाले एनिमल जल्दी कहीं मिलते भी नहीं है. कंगारू कहाँ मिलता है और दुनिया में? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. और पूरी दुनिया में कहीं मिलने वाले कहीं नहीं. वहीं क्यों हो जाते हैं. ठीक है. ये सब पुराने नाम है. ऑब्वियसली आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं. बस याद रखना कि हमारा कितने रियम्स है? टोटल 6 रियम्स हैं और कुछ नहीं. अंडरस्टूड. ठीक है. ये देख लीजिए. पढ़ लो. रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि स्पीशीज एक टाइम पर एक ही थे, लेकिन ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन धीरे धीरे स्पीशीज क्या हुए? डाइवर्ज होते चले गए और बहुत सारे स्पीशीज मॉडिफाई हुए. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन. द कंसेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इन एवोल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न. Example of adaptive radiation are Darwin's finches of the Galapagos Island
and Australian marsupials. What is marsupials? मार्सुपियल्स वो होते हैं जो अपने बैग के अंदर, अपने पाउच के अंदर बेबी को रखते हैं। कंगारूस हम भी अपने बैग के अंदर रखते हैं, लेकिन बैग ओपन नहीं होता, हमारा बैग अंदर होता है, राइट। अचानक से हुआ नहीं होगा ना कि देखो पहले तो अंडे देने वाले बर्ड्स थे, फिर मैमल्स है, तो डायरेक्टली मैमल्स अपने अंदर बेबी नहीं रख सकता, स्टेजेस हुए रहेंगे ना, अलग अलग स्टेजेस। पहले क्या होगा, बर्ड्स आए होंगे, सुनो कहानी, बर्ड्स आए होंगे अंडे दे रहे, फिर कुछ ऐसे आएंगे जो मैमल जैसा फीचर रखते होंगे लेकिन बर्ड जैसे अंडे दे रहे होंगे। एग्जांपल मैंने क्या दिया था, डकबिट ऑस्ट्रेलिया, डकबिट प्लैटिपस। फिर कुछ ऐसे आएंगे जो अंडे देना बंद कर दे लेकिन बेबी को बाहर निकाल कर रखते हैं, ठीक है। फिर बेबी को अंदर रखने लगेगा और फिर बेबी को परमानेंटली अंदर रख दिए। पता ना कंगारू बच्चे बाहर अंदर हो सकता है, हमें ऐसा नहीं होता, एक बार आ गया तो भाई आ गया, वापस नहीं आएगा, समझा, रिफंडेबल नहीं है वो। गैलापागोस आइलैंड बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये देख रहे हो, डार्विन फिंच, फिंच देख रहे हो, इनका बीक याद रखना, बीक की तो बहुत सारी कहानी है, ठीक है। मॉडिफाइड बीक अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, पढ़ेंगे इनके बारे में। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल में से क्या है, ये सब अलग अलग टाइप के एनिमल्स आते हैं। और एक क्या होता है बेटा आपका, कॉन्वर्जेंट एडेप्टेशन या कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जहां पर अलग अलग एनिमल पता चलता है भाई कहां पर आके मिलते हैं, एक कॉमन एंसेस्टर पे आके मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर adaptive functional structure in unrelated group of organism is called as adaptive convergence. Convergence समझता है, converge and diverge। जब एक ही एंसेस्टर से अलग अलग स्ट्रक्चर बन के अलग अलग एनिमल आ गए तो इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। लेकिन जब अलग अलग एनिमल जिनकी कोई सिमिलरिटी नहीं है लेकिन फिर भी उनके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर है तो किस पे आ जाते हैं, वो कन्वर्जेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पैरेलल इवोल्यूशन, ये कौन है, डियर, ये कौन है, हॉर्स। दोनों के पास है तो मैंने स्पेशल बोन बनाया था, होता है क्यों, जिगजैग मोशन के लिए। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, ये हो गए इंसानों के लिए, ये रहेगा जंगली, इनके पास आज भी फंक्शन है, इनके पास फंक्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। When the convergent evolution is found in closely related species, it is called as parallel evolution. Development of running habit in deer and horse. Spiny anteater and scaly anteater belong to the different order of class Mammalia but have acquired some adaptation type. याद रखना, इन दोनों में भागने की शक्ति सबसे ज्यादा भाई मैमल्स में, अगर देखो इसको हम पालते हैं सबसे फास्ट एनिमल यही तो है, और जंगलों में सबसे फास्ट कौन रहता है, इतना फास्ट। कई बार तो ये लेपर्ड को ही छोड़ देते हैं, नसीब खराब है तब ये लेपर्ड को पकड़ पाते, घेर के षड्यंत्र रच के तब कर पाते, वरना अगर इनकी साथ तो कभी पकड़ नहीं। पता जंप कितना मारते हैं, जैसे जंपिंग एबिलिटी देखिए इनकी, 8-8, 10-10 फीट ये क्या करते हैं, आसानी से क्या कर लेते हैं, ये लोग जंप कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि जो टाइगर है, लेपर्ड है, वो इतना हाइट तक जंप करके उसको पकड़ नहीं सकता, तो उन्होंने अपने अंदर वो एबिलिटी क्या की है, डेवलप की है। लेकिन धीरे धीरे घोड़ा क्या हो गया, हैवी मसल्स है, हैवी बॉडी बन गया, ये जंपिंग एबिलिटी क्या कर दिया, अपने खत्म कर लिया। लेकिन आज जिसके पास वो बोन है, सर आज के लिए बस करते हैं, मत पड़ जाएगा, पढ़ने जब पागल है।